तो नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे। चूंकि भाई एक माना जा रहा है, और वैसे भी शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ ज़्यादा रहती है ग्रामीण इलाकों की तुलना में, लेकिन शहरी मतदाताओं की ये उदासीनता बता रही है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खबर ठीक नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में भी जिस तरह से मुख्यमंत्री की दावेदारी की बातें आ रही हैं, चर्चाएँ आ रही हैं, मनोहर लाल खट्टर एक दावेदार हैं, नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं वो दावेदार हैं, और लगातार अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा सवालों के जवाब में, और बड़े मजबूती के साथ, और बताया भी कि उनकी दावेदारी क्यों मजबूत है। अनिल विज। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, तो आज के इस दिन को लेकर और अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेस दावा भी कर रही है, कंपटीशन है, तो सब चीजों पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है जी। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है जी। और यहाँ की जो रिबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा जी, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है, और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सर, मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे? किस पार्टी का आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। कुमारी शैलजा को लेकर आप देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। तो दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से? तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास पर होगी। अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इस दावे के साथ वो कह रहे हैं कि वो पार्टी में किस तरह से अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। तो हरियाणा में मतदान जारी है 90 सीटों के लिए। 90 सीटों पर एक ही चरण में वहां मतदान हो रहे हैं। 22.7% की पोलिंग हो चुकी है अब तक, 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक। उसके बाद के जो आंकड़े आएंगे उससे हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब जो चुनावी गतिविधियां हैं, चुनावी हलचल है, अब वो महाराष्ट्र की ओर बढ़ चुकी है, झारखंड की ओर बढ़ने वाली है। महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी करेंगे। वहां पर हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में मतदान चल रहे हैं, और महाराष्ट्र में किसान सम्मान निधि किसानों के अकाउंट में डालेंगे। उसका वो अभी कुछ देर में वहां पर इस कार्यक्रम को में वो शामिल होंगे। लेकिन राहुल गांधी आज वहां कोल्हापुर में गए। कोल्हापुर में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद उन्होंने संविधान सभा में संबोधित किया। क्या कहा राहुल गांधी ने उसे सुनाएंगे, लेकिन संविधान को लेकर और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर जिस तरह से वो महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत की है, चुनावी सभाओं की शुरुआत की है, वो ये साफ दिखा रहा है कि इन दोनों मुद्दों पर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है। और ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरे साबित हो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला इसलिए कि छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की बनी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका अनावरण किया था। 1 साल भी नहीं बीता था कि वो प्रतिमा हवा के एक झोंके में उड़ गई, गिर गई। इसको लेकर महाराष्ट्र के लोगों में जबरदस्त गुस्सा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस मुद्दे पर माफ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी को और महाराष्ट्र की सरकार को। राहुल गांधी ने क्या कहा, संविधान को लेकर जो बातें कही उन्होंने, एक बार सुनते हैं, उसके बाद फिर और खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम यहां ये मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की
ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। मूर्ति जब बनाई जाती है जब हम किसी व्यक्ति की विचारधारा को उनके कर्मों को दिल से समर्थन करते हैं। हम यहां आए या कोई यहां आए और मूर्ति इनॉग्रेट कर दी और जो इन्होंने पूरी जिंदगी जिसके लिए वो लड़े, अगर हम उसके लिए लड़े ना तो मूर्ति का कोई मतलब ही नहीं। तो जब हम इनकी मूर्ति का इनॉग्रेशन करते हैं तो हम ये भी वचन लेते हैं कि जिन चीजों के लिए ये लड़े थे, जिस तरीके से ये जिए थे, उनके जितना नहीं शायद हम ना कर पाए, मगर थोड़ा सा तो हमें भी करना चाहिए। तो शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के बाद, कोल्हापुर में शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के बाद राहुल गांधी लोगों को से बात कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को लेकर ये महाराष्ट्र के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, जिसे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम रहा राहुल गांधी का छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण, वो उसी लिहाज से देखा जा रहा है। चुनावी सभा की शुरुआत, यानी अपने जो चुनावी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत उन्होंने इससे की है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही मुसीबतों भरा मुद्दा है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जिस तरह से वहां पर गिरी, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो मूर्ति बनाई गई थी, 1 साल भी नहीं चली और गिर गई, बताया गया कि तेज हवा में गिर गई। इसको लेकर सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के खिलाफ लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, गुस्सा है और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन उस गुस्से को निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करेगा और राजनीतिक मुद्दा बनाने में वो सफल भी रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो भावनात्मक रूप से वहाँ के लोगों से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा जो संविधान का मुद्दा है, संविधान को लेकर हरियाणा के चुनाव के प्रचार के समय भी आखिरी दिन राहुल गांधी ने संविधान की पुस्तक दिखाकर लोगों को कहा कि ये इसको बचाना सबसे महत्वपूर्ण है और अब महाराष्ट्र में भी उसी संविधान सभा की, संविधान की बैठक के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं। एक बार फिर रुख करेंगे राहुल गांधी की उस सभा का, लेकिन संविधान का जो मुद्दा जिस तरह से सरकार जो इंडिया गठबंधन उठा रही है और सरकार को उस पर घेर रही है, वो सरकार के लिए, वहाँ की जो महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार है उसके लिए उससे अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, एनडीए गठबंधन को काफ़ी उससे नुकसान हुआ। और महाराष्ट्र में उन स्थितियों में जबकि एनडीए गठबंधन के घटक दलों के बीच लगातार खींचतान जारी है, घटक दलों में लोकसभा चुनाव को लेकर ही अभी ये नहीं तय हो पा रहा है कि किसकी वजह से चुनाव हारे हैं, किसकी वजह से सीटें कम हुई हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर अभी वहाँ पर मंथन चल रहा है। इंडिया गठबंधन की मजबूती लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, उसको देखते हुए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सरकार बनाने को लेकर उनकी बहुत दिलचस्पी है। उसके कई कारण हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, एक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है, आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है महाराष्ट्र में ही। इन सारी चीज़ों को लेकर किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए गठबंधन की सरकार चाहते हैं। लेकिन जो स्थितियां अभी दिख रही हैं और अभी चुनाव से पहले जो सर्वे कुछ आए हुए हैं उनके मुताबिक वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उन स्थितियों में जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है उस पर कांग्रेस लगातार प्रहार कर रही है, चाहे वो संविधान का मुद्दा हो, चाहे वो शिवाजी महाराज की मूर्ति का मुद्दा हो। मूर्ति जिस तरह से गिर गई, और मूर्ति का गिरना न केवल छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने से उस जुड़ा हुआ है, बल्कि वो
भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है कि हजारों करोड़ रुपए की मूर्ति इतनी कमजोर बनाई गई कि वो हवा का एक झोंका भी नहीं बर्दाश्त कर पाई। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन चुनावी मुद्दा उनको बना रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसका उसी तरह से जवाब देने में असमर्थ नजर आ रही है जैसे वो हरियाणा में तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पाई। जी बिल्कुल एकदम असमर्थ नज़र आ रही है और राहुल गांधी ने जो मसले उठाए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से घिरी हुई नज़र आ रही है। संविधान का मसला राहुल गांधी ने आखिरी समय में हरियाणा में भी उठाया और भारतीय जनता पार्टी उस पर निरुत्तर एकदम नज़र आई है। और यहाँ भी आज जब राहुल गांधी पहुँचे हैं कोल्हापुर और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का जो अनावरण किया है उस दौरान भी उन्होंने जो बातें कही हैं उसका भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब दिखाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा समीर जी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो गिर गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका अनावरण किया था, और साल भर क्या वो कुछ महीनों ही जो थी वो खड़ी रह पाई थी, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में तो उसका अनावरण हुआ ही था। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा रोष महाराष्ट्र के लोगों में दिखाई पड़ रहा है। तो राहुल गांधी का ये दौरा आज का, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज महाराष्ट्र में हैं और किसान निधि योजना उसका आज वो जारी भी करेंगे, किस्त जारी करेंगे, वाशिम में है वहाँ होंगे, थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे, तो भी करेंगे। तो आज हरियाणा से एक तरीके से देखा जाए प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों की जोरदार टक्कर जो है हमको आज महाराष्ट्र से देखने को मिलेगी। बिल्कुल दोनों की जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन वही बात जो हम कह रहे थे कि हरियाणा में तमाम सवालों के जवाब देने से बच रही थी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर। आखिरी समय में जो चुनाव का आखिरी वक्त होता है चुनाव प्रचार का, जिसमें बिल्कुल सारी पार्टियां अपनी ताकत झोंक देती है और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी तो इस मामले में बहुत आगे है। पिछले 10 साल से चुनाव लड़ने का ट्रेंड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी ताकत झोंक दिया करती थी आखिरी 2-3 दिनों में। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात रही कि हरियाणा में चुनाव के आखिरी दिनों में जितने भी स्टार प्रचारक रहे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, प्रचार कार्य से दूर रहे आखिरी के 2-3 दिनों में। और यही नहीं, वहाँ के जो स्थानीय स्टार प्रचारक हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो या फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, उनकी भी उस तरह से गर्मजोशी नहीं दिखाई पड़ी चुनाव में प्रचार को लेकर। इस बात की काफ़ी चर्चा है, लेकिन महाराष्ट्र में यह संयोग ही कहा जाए कि चूंकि राहुल गांधी का कार्यक्रम कल ही था, वो नहीं हो पाया कोल्हापुर में, तो आज नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के लीडर भी वहाँ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी वहाँ हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर हैं। लेकिन हरियाणा में जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से इन स्टार प्रचारकों का चुनाव प्रचार से दूर रहना, ये बता रहा है कि वहाँ पार्टी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जुलाना में जहाँ पर महिला पहलवान की विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, जिस तरह से वहाँ 30% से ज़्यादा वोटिंग हुई है 11 बजे तक, और इसके अलावा भी तमाम जगहों पर जो वोटिंग का परसेंटेज दिख रहा है, उसके पहले जिस तरह से हरियाणा में चुनावी गतिविधियां दिख रही थी, तो कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं वहां काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का नुकसान इस वजह से भी होता दिख रहा है अमलेंदु जी कि वहां आखिरी दौर में स्टार प्रचारक पार्टी के जो बड़े नेता रहे वो चुनाव प्रचार से दूर रहे। इस पर बात करते हैं, लेकिन एक बार सुनते हैं विनेश फोगाट, उनकी सीट पर जुलाना जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है 11 बजे तक, 30% से ज़्यादा। एक बार सुनते हैं विनेश फोगाट का क्या कहना है जब वो वोट देकर निकली, उन्होंने मीडिया से बात की, किस तरह से कॉन्फिडेंट दिख रही थी, न केवल अपनी जीत को लेकर बल्कि हरियाणा में अपनी पार्टी की जीत को लेकर भी। तो एक बार सुनेंगे विनेश फोगाट को। लेकिन हरियाणा में चुनाव 11 बजे तक, आपको बता दें अपडेट की, 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक के अपडेट चुनाव आयोग के पास है और वो है 22.7% मतदान अब तक हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है जुलाना में और सबसे कम मतदान हुआ है पंचकुला में। शहरी सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है, वहां पर भी मतदान कम हुआ है। तो सुनते हैं एक बार जहां पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है जुलाना, वहां से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट को क्या कह रही हैं। कैसे आप इस दिन को देख रही हैं, क्योंकि आप मतदान भी कर रही हैं और आपके लिए लोग और एक उत्सव के रूप में आपको मनाना चाहिए। मिस फोगाट, आप एज अ वोटर किन मुद्दों पे वोट करी हैं?
देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ में जो काम करता है, महिलाओं के रक्षा के लिए जो काम करता है, उसके लिए हम वोट कर रहे हैं। और बेरोजगारी को जो दूर करेगा, उस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं। और आप सबको पता है कि इस पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। कांग्रेस पार्टी आज मैदान में है, मैं उनकी उम्मीदवार हूँ। और आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद, आप कवर कर रहे हो पूरे हरियाणा को, और आप लोग जो है पूरे देश का चौथा स्तंभ हो, तो आप लोगों को बधाई, और पूरे हरियाणा वासियों को भी बधाई। औरतों के मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा किस चीज पे विशेष ध्यान रहेगा विनेश इस समय हरियाणा को लेकर? खुद एक औरत, खुद एक मतदान करने के लिए, और एक उम्मीदवार भी। औरतों का कितना बड़ा कास्ट इक्वेशन रहता है हरियाणा को लेकर? पहले पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, क्या उसको महिला एक मुख्यमंत्री मिलनी चाहिए? देखिए, मैं ना तो आला कमान हूँ, ना मैं हाई कमान हूँ। मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, और जितना कार्यकर्ता के हाथ में होता है उतना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। बाकी पार्टी डिसाइड करती है, और स्वागत करते हैं सभी पार्टी के डिसीजन का। पहली बार अगर एक महिला बनेगी तो हरियाणा की चीफ मिनिस्टर रहेगी, क्या इस पे कोई उम्मीद लगी? देखिए, उम्मीद तो हमेशा जिंदा ही रहती है, और मैं हर उस महिला के साथ में हूँ जो संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में है। बाकी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, रुद्रदेवान जी के नेतृत्व में सब पूरे हरियाणा वासियों ने चुनाव लड़ा है। और आलाकमान जो फैसला करता है वो सबके सर माथे होता है। क्या फैसला आएगा वो तो नेक्स्ट फेज है। आज के दिन सबको मतदान करने जाना चाहिए, और सबको एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत जरूरी है, सबका अधिकार है। बीजेपी आश्वासित है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि नहीं, इस बार सरकार उनकी बनेगी। आप क्या कहती हैं? बीजेपी तो बहुत दूर जाएगी इस बार, हवा में उड़ने वाली है, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोग 10 साल से बहुत परेशान है बीजेपी से। जो उन्होंने अत्याचार किया किसानों के साथ, चाहे खिलाड़ियों के साथ में, जो अपमान और जो व्यवहार उन्होंने किया है, तो लोग भूले नहीं है उस चीज को, सबको याद है। धन्यवाद। तो विनेश फोगाट जुलाना से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और रेसलर हैं। कई सारे पदक उन्होंने जीते हैं। अब वो चुनावी अखाड़े में उतरी हैं, और चुनावी अखाड़े में भी जिस तरह से बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दे रही हैं, ये लग रहा है कि अब चुनावी अखाड़े में भी काफ़ी उन्होंने महारत हासिल कर ली है। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बीजेपी तो हवा में उड़ रही है। अमलेंदु जी, ये क्या है? वहाँ के स्टार प्रचारक पहले ही हवा में उड़ लिए, महाराष्ट्र की ओर और झारखंड की ओर रुख कर लिए। ये जो हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी पार्टी की जीत की बात करेंगी। लेकिन क्या इससे जो मनोबल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का गिरा है, आखिरी दौर में स्टार प्रचारकों के चुनाव प्रचार से बाहर रहने का, वो मतदान के परसेंटेज पर, प्रतिशत पर भी दिख रहा है? क्योंकि शहरी इलाकों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कम मतदान हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में बहुत उसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल समीर जी, देखिए जो विनेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हवा में उड़ गई है या उड़ जाएगी, जो भी, तो वो तो साफ तौर पे दिख रहा है एक तरीके से कि जिस तरीके के अभी तक हम जो रुझान देख रहे हैं, आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हो रहा है, और उसका डबल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है। और हरियाणा में लगभग 60 सीटें जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का उत्साह देखने लायक है। और जो विनेश ने कहा कि लोग बहुत त्रस्त हैं, तो हम लोग तो गए थे समीर जी, खुद हरियाणा, हमने देखा कि किस तरीके से लोग त्रस्त थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उड़ के महाराष्ट्र पहुँचे हैं समीर जी, हरियाणा छोड़कर, तो उसके रुझान अभी से आना शुरू हो गए। एक मयूर मुंडे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया था, उन्होंने प्रधानमंत्री के महाराष्ट्र पहुँचने पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। अच्छा, हाँ, और उन्होंने कहा है कि मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन बीजेपी वफादार कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। तो ये रुझान आना शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाने वाले बीजेपी कार्यकर्ता ने बीजेपी छोड़ दी, और ये कहा है कि बीजेपी ईमानदार कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है। इसका मतलब बेईमान कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। अब ये किसको बेईमान कहना चाहते हैं मुंडे साहब, ये तो ये जाने किसको कहना चाहते हैं। बहरहाल रुझान आना शुरू हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र जाने के। इसी तरह का हमको याद है कि हरियाणा में चुनाव में जब टिकट बंटवारा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो ये गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत जिन्होंने लिखा था, गाया था, वो भी पार्टी छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में फिर से वो पार्टी में शामिल हो गए थे, ऐसी खबरें रही। तो खैर, ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं की अपनी नाराजगी और प्रसन्नता है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में ज़मीनी मुद्दे रहे, हावी रहे, कांग्रेस पार्टी उसको लेकर वहाँ काफ़ी हमलावर रही सरकार के ऊपर, वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। मतदान में जिस तरह
से मतदान हो रहा है। 90 सीटों पर मतदान इस समय जारी है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। 22.7% वोटिंग हो चुकी है। 11 बजे तक के अपडेट है चुनाव आयोग के पास, वो है 22.7%। और सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है जुलाना सीट पर हरियाणा की, जहां से विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। सबसे कम पंचकुला में मतदान हो रहा है। और जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है शहरी इलाकों की तुलना में, और शहरी इलाकों में मतदान प्रतिशत कम है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है या ये कहा जा सकता है क्योंकि शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी कंपैरेटिवली ज़्यादा मजबूत है, तुलनात्मक रूप से वहाँ वो ज़्यादा मजबूत रहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है जो शहरी इलाकों में मतदान का प्रतिशत कम हो रहा है। खैर, अभी तो 4 घंटे के मतदान हुए हैं, अभी 6 बजे तक शाम तक मतदान होगा, तब आखिरी जो इसका मेन टैली है वो तब तक आएगी कि कितने प्रतिशत मतदान हुए, कहाँ पर हुए। लेकिन शुरुआती दौर का मतदान जो हो रहा है उसके हिसाब से 22.7% मतदान अब तक हुआ है और शहरी इलाकों में मतदान कम है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तमाम नेता जो है मतदान करके निकल रहे हैं, अपने अपने तरह के दावे कर रहे हैं। विनेश फोगाट को हमने सुना, एक बार हम लोग दीपेंद्र सिंह हुड्डा को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुनेंगे, कुमारी शैलजा को भी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से इस उम्मीद में थे कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच हम अनबन की खबरों को प्रचारित कर दें, लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर दें, या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ और नेताओं को तोड़ने की कोशिश में थे, कुमारी शैलजा ने उन सारी आशंकाओं को, संभावनाओं को खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक वो भी बुरी खबर रही, लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी खबर ये रही कि दलित नेता अशोक तंवर जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए थे, आखिरी दिन जिस दिन प्रचार का था उसी समय वो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की सभा में आकर शामिल हो गए। लेकिन कुमारी शैलजा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने ये कह दिया था कि वो पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो रहा है, पार्टी में वो दुखी हैं। और मनोहर लाल खट्टर ने तो उन्हें अपनी पार्टी में यानी भारतीय जनता पार्टी में आने का भी ऑफर दे दिया था, पर कुमारी शैलजा शुरू से ही इस बात से इनकार करती रहीं कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने जा रही हैं। मतदान के बाद भी उन्होंने संभावना जताई कि कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। एक बार सुनते हैं क्या कहा अपना वोट डालने के बाद कुमारी शैलजा ने। लोकतंत्र में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है और हरियाणा के लोकतंत्र में भी आज हम अपने विधानसभा के लिए वोट डाल रहे हैं। और लोकतंत्र का क्या मतलब है कि लोग अपने मत का जरूर इस्तेमाल करें, और मैं तो यही अपील करूंगी कि सब लोग आएं और अपना वोट डालें और हरियाणा में अपने भविष्य को तय करें। यहाँ पर मैं कैनवैसिंग नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं जिस पार्टी से हूँ वो हूँ और सब जानते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करें, अपने हरियाणा को एक नई दिशा दें और आज उसकी शुरुआत यहाँ से करें। मैंने अपने मत का इस्तेमाल किया, मैंने वोट डाला। मैंने दोबारा कुछ नहीं होता इसमें, 1 बार 2 बार 3 बार कुछ नहीं होता है। ये हमारा पार्टी का मामला होता है और हाईकमांड जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद हाईकमांड तय करेगा। हमारी सीएलपी की मीटिंग होगी और उसके बाद हाईकमांड। नायब सिंह ने वोट कास्ट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए तीसरी बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। बाकी चीजें एक साइड रखते, किन मुद्दों पर यहाँ की जनता तय करेगी, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन स्टेट भी होता है। आप मानेंगे इस बात को कि लीडर भी एक चेहरा होता है जब आदमी वोट करने जाता है तो? ऐसा है, लोगों का मत सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उसके बाद पार्टी तय करती हैं कि कौन, इनके पास मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होना स्वाभाविक है। लेकिन जब हम, जैसे कांग्रेस पार्टी आज के दिन विपक्ष में है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दो राय रही नहीं, अब कोई बात बची नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि अगली सरकार अब।
तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, ये भरोसा है कुमारी शैलजा को, और कुमारी शैलजा को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी हमलावर थी कि कांग्रेस में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच अनबन है, उनके बीच में आपसी मतभेद है। खैर ये तो देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच जो अनबन है, जो चीज़ें हैं, पार्टी के तमाम नेता छोड़ गए इस दौरान जब से वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। कई मंत्री विधायक भी शामिल हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी तक शामिल हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है हरियाणा में पिछले 1 महीने के भीतर। यही नहीं, वहां पर मुख्यमंत्री पद के भी कई दावेदार हैं, जिसमें अनिल विज सीधे तौर पर आज भी कह रहे हैं, उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी और भी कई दावेदार बताए जा रहे हैं। इस बीच अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी आज कोल्हापुर में हैं, वहां उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद वो संविधान की एक बैठक को संबोधित करेंगे। संविधान को लेकर एक सभा है, बैठक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में महाराष्ट्र में होंगे और वो किसान सम्मान निधि बांटेंगे, उसकी 18वीं किस्त लोगों के अकाउंट में देंगे। हरियाणा में इस समय मतदान चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कुछ देर में वहां पर जाएंगे और किसान सम्मान निधि बांटेंगे। राहुल गांधी ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद कोल्हापुर में क्या कहा, एक बार सुनते हैं। और संविधान को लेकर भी उन्होंने बातें कही हैं। संविधान का मुद्दा कांग्रेस पार्टी वहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बना रही है और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के बाद राहुल गांधी संविधान की जो बैठक है, मीटिंग है, उसको संबोधित कर रहे हैं। एक बार सुनते हैं, सीधे रुख करते हैं उस मीटिंग में राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। तो ये आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं कोल्हापुर में संविधान की सभा का, जिसको थोड़ी देर में राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वहाँ पर जिस तरह से अब संविधान को लेकर, जैसा अभी हमने आपको बताया कि हरियाणा में भी चुनाव प्रचार में लगातार संविधान के मुद्दे को राहुल गांधी उठाते रहे, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उठाते रहे। लोकसभा चुनाव में भी संविधान को बचाने का एक कैंपेन चलाया गया और चुनाव प्रचार का एक मुख्य मुद्दा रहा इंडिया गठबंधन की ओर से। हरियाणा में भी उस मुद्दे को काफी प्रमुखता दी गई और अब महाराष्ट्र में उस मुद्दे से ही शुरुआत हो रही है कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की। थोड़ी देर पहले अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और अब संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी थोड़ी देर में वहां पहुंच चुके हैं। ये हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, विजुअल्स देख रहे हैं, ये संविधान सम्मेलन की हैं जहां राहुल गांधी थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। वहां पर अभी राहुल गांधी का ये स्वागत समारोह चल रहा है और उसके थोड़ी देर बाद उनका संबोधन वहां शुरू होगा। संविधान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर काफी आक्रामक है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में 400 पार का नारा देना, जो 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उसे ये कहा गया और भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने कहा गया कि 400 सीटें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इसलिए चाहती है ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने उस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता से उठाया और मतदाताओं ने भी उस चीज़ को माना कि इसके पीछे 400 सीटें पाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या इच्छा है, क्यों वैसा कह रही है, उसका नुकसान हुआ। और अब आगे भी संविधान को लेकर जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है, वो अब दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में भी किस तरह से उसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है। तो एक बार रुक करते हैं फिर से वहां पर हम संविधान सम्मेलन का, जहां थोड़ी देर में राहुल गांधी बोलेंगे। अभी क्या चल रहा है वहां सुनते हैं। सामने आया सब्जेक्ट, हमारे राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में करना है कार्यक्रम तो सबसे पहला कार्यक्रम कोल्हापुर में होना चाहिए, क्योंकि कोल्हापुर वो पवित्र पावन धरती है जिस पे छत्रपति राजऋषि शाहू जी महाराज ने सामाजिक क्रांति की शुरुआत की। सबसे पहले 1902 में
अगर कहीं पूरी दुनिया में आरक्षण की शुरुआत हुई तो वो हमारे आदरणीय छत्रपति राजऋषि शाहू जी महाराज ने कोल्हापुर में की। हम बहुजनों को 50% आरक्षण दिया। सबसे पहले अगर इस देश में अनिवार्य और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा अगर किसी ने दी तो वो हमारे सामाजिक क्रांति के जनक, हमारे अग्रदूत छत्रपति शाहू जी महाराज ने की। हर जाति के लिए द्वार खोल दिए शिक्षा के, ताकि हर जाति के बच्चे, क्योंकि उस समय हर जातियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ना केवल स्कूल के द्वार खोले बल्कि उस समय के आधुनिक छात्रावास बनाए। और उससे भी बड़ी बात, तो संविधान सम्मेलन ये कोल्हापुर में अभी थोड़ी देर में वहां राहुल गांधी भी संबोधित करेंगे। और संविधान सम्मेलन से ठीक पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उसका ये मुद्दा कुछ दिनों पहले ही किस तरह से हावी रहा महाराष्ट्र की राजनीति में। सरकार यानी एकनाथ शिंदे की सरकार और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किस तरह से लोगों के निशाने पर रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही पिछले साल उसका अनावरण किया था और हवा के एक झोंके में वो गिर गई हजारों करोड़ रुपए की प्रतिमा। अब कोल्हापुर में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का राहुल गांधी ने अनावरण किया है, निश्चित तौर पर वह मुद्दा ये महाराष्ट्र के लोगों की अपनी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेकर, संविधान सम्मेलन को संबोधित कर चुनावी प्रचार की शुरुआत अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये दोनों मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे चलकर बहुत अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है संविधान का, और ये संविधान के मुद्दे को राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा हुआ है। देखिए, संविधान सम्मेलन में तो राहुल गांधी संबोधित करेंगे ही, लेकिन जब शिवाजी महाराज की प्रतिमा का वो अनावरण कर रहे थे उस समय भी उन्होंने संविधान को लेकर बातें की, और उन्होंने कहा कि जो संविधान में बातें हैं वो शिवाजी महाराज की प्रेरणा से ही आई हैं, चूँकि शिवाजी महाराज ने जो नीतियाँ लागू की उन सबका अक्स जो है हमारे संविधान में मिलता है। तो संविधान को एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने बना दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को ये संविधान बहुत परेशान कर रहा है। समीर जी जी बिल्कुल, और संविधान का मुद्दा जैसा अभी हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में ही इतना हावी रहा, भारतीय जनता पार्टी उससे घिरी रही। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने इस तरह के बयान दिए, उसका नुकसान हुआ। नुकसान इसलिए भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन सांसदों के बयानों का कोई खंडन नहीं किया। तो इस तरह के बयानों से उस पर ये आरोप लगे कि वास्तव में उसकी मंशा ये है कि 400 सीटें लाकर लोकसभा में संविधान को बदला जाए, संविधान को बदलने का प्रयास किया जाए, जिसे मतदाताओं ने नकार दिया और वो इस स्थिति में नहीं पहुंच पाई कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। बहुमत भी नहीं जुटा पाई, जबकि 303 सीटें 2019 में थीं, वो घटकर 240 पर सिमट गईं, और अब उसे दूसरी पार्टियों के सहयोग पर, समर्थन पर जिंदा रखना है सरकार को। ये स्पष्ट कर दिया मतदाताओं ने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की आशंका पर। संविधान के मुद्दे को हरियाणा के चुनाव में भी राहुल गांधी ने काफी प्रमुखता से उठाया, और अब महाराष्ट्र में चुनावी अभियान की शुरुआत ही संविधान सम्मेलन से कर रहे हैं। तो एक बार फिर रुख करते हैं संविधान सम्मेलन का, जहां थोड़ी देर में राहुल गांधी भी बोलेंगे। उस संविधान सम्मेलन में तमाम लोग बोल रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, इसी में राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे संविधान को लेकर। लेकिन अभी छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के समय में भी उन्होंने संविधान का जिक्र किया। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र में सरकार पहले ही घिरी हुई है, तमाम और मुद्दों पर घिरी हुई है, और एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भीतर तो उथल पुथल मची हुई है। यह सरकार के लिए परेशानी का सबब है। लेकिन अब संविधान पर जिस तरह से इंडिया गठबंधन राहुल गांधी घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलों भरा साबित होने जा रहा है। एक बार रुक करते हैं संविधान सम्मेलन का, वहां अभी क्या चल रहा है और किस मुद्दे पर क्या बातें हो रही हैं। त्यांच्या लक्षात आलं की समाजामध्ये उणीवा काय आहे, समाज कुठं मागे पडत आहे, आणि या सर्व दृष्टिकोनातून
तो ये संविधान सम्मेलन का हमने देखा, वहाँ के विजुअल्स हैं, वहाँ जो बातें हो रही हैं मराठी में बोल रहे हैं और राहुल गांधी थोड़ी देर में बोलेंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है और संविधान का जिक्र करते हुए लिखा है कि हिंदुस्तान में ये समीर जी, राहुल गांधी जो अभी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद जब संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही और संविधान का जिक्र वहाँ किया और शिवाजी महाराज को किस तरीके से जोड़ा, ये उनके भाषण का अंश कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जो उन्होंने वहां पर कहा है कि हिंदुस्तान में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा संविधान की रक्षा करती है, समानता और एकता की बात करती है, ये शिवाजी महाराज की विचारधारा है। दूसरी विचारधारा शिवाजी महाराज की विचारधारा के संविधान को खत्म करने में लगी है, लोगों को डराती और धमकाती है। संविधान को बचाने की लड़ाई नई नहीं है, जिस विचारधारा से शिवाजी महाराज लड़े उसी विचारधारा से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो ये बात उन्होंने कोल्हापुर में जो छत्रपति शिवाजी की मूर्ति के अनावरण के बाद राहुल गांधी ने कही, वो कांग्रेस ने ट्वीट किया है उनकी बातों को। और संविधान का मुद्दा ये महाराष्ट्र में वहां के विधानसभा चुनाव में जिसकी घोषणा अब कुछ ही दिन में, ये माना जा रहा है कि शायद 10 अक्टूबर को घोषणा हो जाए, उसके बाद वहां पर चुनाव की अभियान की शुरुआत हो जाएगी। राहुल गांधी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत ही संविधान के मुद्दे से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी रणनीति कांग्रेस पार्टी की और इंडिया गठबंधन की मालूम पड़ रही है। बिल्कुल समीर जी, बड़ी रणनीति है। और देखिए शिवाजी महाराज के साथ जिस तरीके से संविधान को जोड़ा, और राहुल गांधी ने और भी हमले किए बीजेपी के ऊपर और कहा, राहुल गांधी ने कहा जब प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई जो कुछ दिन में टूटकर गिर गई। ये संदेश था कि अगर शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाएंगे तो उनकी विचारधारा की रक्षा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के लोग शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने हाथ तो जोड़ते हैं लेकिन 24 घंटा उनकी सोच के खिलाफ काम करते हैं। तो यहाँ से समीर जी देखा जाए तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर आक्रमण कर दिया है और महाराष्ट्र चुनाव एक तरीके से कहा जाए वो खुल चुका है। घोषणा उसकी जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हवाले से ये है कि 10 अक्टूबर को उसकी चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन राहुल गांधी ने चुनाव आज से महाराष्ट्र का खोल दिया है। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से हुंकार भरी है और थोड़ी देर में वो संविधान सम्मेलन में बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो संविधान सम्मेलन जो है उसमें जब वो बात संविधान सम्मान सम्मेलन में बात करेंगे तो वहाँ तो संविधान की बात होगी ही होगी, लेकिन शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के समय और शिवाजी महाराज की नीतियों को, उनके विचारधारा को संविधान से जोड़ना और ये बताना कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज के हितों के लिए क्या काम किया और हमारा संविधान किस तरीके से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचना चाहता है, ये जो रिश्ता जोड़ा है राहुल गांधी ने, ये बीजेपी को महाराष्ट्र में काफी ज्यादा परेशान करने वाला होगा। बिल्कुल, और इसीलिए ये बहुत ही रणनीतिक ढंग से चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए इन चीज़ों को चुना गया है। वो चाहे कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण हो या फिर संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करना, दोनों एक ही जगह। और कोल्हापुर जैसी जगह को भी चुनना एक बहुत ही उसका प्रतीकात्मक मतलब है। जैसा अभी बता भी रहे थे उसमें कार्यक्रम में कि 1902 में पहली बार कोल्हापुर के महाराज ने ही अपने यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को 50% सरकारी कामकाज के लिए जो उसमें जो नौकरियां हुआ करती थी उसमें उन्होंने आरक्षण दिया था। तो आरक्षण की एक तरह से शुरुआत कही जाए तो कोल्हापुर के महाराज ने ही उसकी शुरुआत की थी। कोल्हापुर से जो कांग्रेस के सांसद हैं वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार से आते हैं। तो कोल्हापुर को चुनने का अपने चुनावी अभियान के लिए एक बड़ा प्रतीकात्मक महत्व भी है। और यही नहीं, वहाँ पर जो इसको कहा जाता है कि शुगर बेल्ट है महाराष्ट्र की, सबसे ज़्यादा वहाँ चीनी का उत्पादन होता है और कांग्रेस पार्टी वहाँ मजबूत है, अभी भी मजबूत है और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, उसके पहले भी। तो एक उसका पहले से ही मजबूत इलाका है और दूसरे उसको संविधान को एक बड़ा मुद्दा चूंकि बनाना है और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र की सरकार लोगों के निशाने पर थी, कांग्रेस पार्टी ने उसे लोगों को याद दिलाने की कोशिश की है। हालांकि वहां के राष्ट्र के लोग ये भूले नहीं हैं। वहां पर बात करिए तो ये आम तौर पर लोग कहते मिल जाते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का 1 साल के भीतर गिर जाना और जिसको हजारों करोड़ रुपए से बनाया गया हो, प्रधानमंत्री उसका अनावरण किए हों। हालांकि प्रधानमंत्री बहुत सारी चीज़ों का अक्सर अनावरण करते हैं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्थानीय लोग नहीं कर पाते, मुख्यमंत्री और स्थानीय नेताओं को करना चाहिए, उसका भी अनावरण करते हैं। लेकिन
छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण उन्होंने किया था, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर्स के खर्च हुए थे, वो मूर्ति धराशायी हो गई। उसको लेकर सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में गुस्सा है। और गुस्सा देखते हुए ही प्रधानमंत्री ने भी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी थी महाराष्ट्र के लोगों से, लेकिन लगता नहीं कि वहां के लोगों ने इस मुद्दे पर, इस मामले पर उनको माफ किया है और चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जी अमलेंदु जी, कोई आपके पास नई खबर है? जी समीर जी, नई खबर यही है कि राहुल गांधी ने लगातार जो है वो संविधान को लेकर हमले बोले हैं। अभी संविधान सम्मान सम्मेलन में जब बात करेंगे राहुल गांधी, तब तो बात करेंगे ही। तो राहुल गांधी ने जब प्रतिमा का अनावरण किया, उस समय उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने संदेश दिया था कि देश सबका है, सभी को साथ लेकर चलना है और अन्याय नहीं करना है। आज संविधान शिवाजी महाराज की सोच का चिन्ह है। शिवाजी महाराज की सोच से ही संविधान बना है, क्योंकि इसमें हर वो बात है जिसके लिए वह पूरी जिंदगी लड़े। यानी कि समीर जी, एक तरीके से देखा जाए कि संविधान और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों को जिस तरीके से राहुल गांधी महाराष्ट्र में आगे लेकर चल रहे हैं, ये एक बड़ी रणनीति हो सकती है राहुल गांधी की। और इसी रणनीति पर हरियाणा में भी उन्होंने काम किया। हरियाणा में भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से अभी तक सूचनाएं आ रही हैं, किस तरीके से वहाँ मतदान हो रहा है, तो उससे ये समझा जा सकता है क्या है। और इधर जिस तरीके से जो मंदिर बना रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो साहब जो मयूर मुंडे साहब, उन्होंने खुद ही बीजेपी छोड़ दी। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी वफादार कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं करती है, और तो किन की कद्र करती है तो वो बताएंगे। तो ये परिणाम आना शुरू हो गए। बिल्कुल, और ये आरोप हरियाणा में भी चुनाव के पहले से ही लग रहे थे, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। तमाम जो पुराने कार्यकर्ता थे, उनके आरोप थे कि उनकी अनदेखी हो रही है, और जो नए नए दूसरी पार्टियों से आकर लोग शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस से गई किरण चौधरी का मामला हो, उनको तुरंत राज्यसभा भेज दिया गया, उनकी बेटी को तो शाम से टिकट दे दिया गया। और अभी हमारे जो हरियाणा में जो हमारे प्रतिनिधि हैं, साथी हैं, अमित नेहरा, वो बता भी रहे थे कि तो शाम से उनको नुकसान होता, वो चुनाव बहुत ही कमजोर स्थिति में दिखाई पड़ रही हैं। जबकि अगर जी, वो एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वो एक गई हैं गांव में, और वहां लोगों से बातचीत कर रही हैं, तो लोग उनसे सवाल पूछे तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती हैं श्रुति चौधरी, और वो कह रही हैं कि वोट देना तो दो, नहीं देना तो मत दो। इस तरह का वीडियो वो काफी ज्यादा वायरल हुआ। वो गाँव के लोग हैं, वो सब उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो ये साफ समझा सकता है कि सवालों की बौछार बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो हैं उनके साथ हरियाणा में जबरदस्त तरीके से हुई है। बिल्कुल, तो यही वहां पे अमित नेहरा ये बता रहे थे कि अगर वो कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़ती तो बेहतर स्थिति में लड़ती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में, तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अलग नाराज हैं, और दूसरी ओर जिन पार्टियों से ले जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया है, उनको वहां के मतदाता नहीं पसंद कर रहे हैं। अब इन सारी स्थितियों में वहां हरियाणा में आज मतदान हो रहे हैं। 11 बजे तक 22.7% मतदान हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। क्या परसेंटेज रहता है हरियाणा के लोगों का, क्या रुख रहता है, वो अपने मतदान के जरिए, जो चर्चाएं थी ग्राउंड पर, जो सुनने को मिल रहा था कि लोग बदलाव चाहते हैं, उस बदलाव को किस कदर ये दिखाई पड़ेगा 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा। लेकिन अब चुनावी जो हलचल है उसका रुख मुड़ चुका है महाराष्ट्र की ओर और झारखंड की ओर। महाराष्ट्र और झारखंड में 10 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और 8 अक्टूबर को, चूंकि ये पहले भी समझा जा रहा था कि जब यहां पर चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद इन दोनों राज्यों में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो अब चूंकि मतदान हो चुका है, अब सारा पूरा रुख जो है हरियाणा से चलकर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा से चलकर महाराष्ट्र और झारखंड की ओर होगा। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज मौजूद हैं। राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अभी वो संविधान सम्मान सम्मेलन में मौजूद हैं, उसके तस्वीरें, उसके विजुअल्स हम लोग देख रहे हैं। थोड़ी देर में राहुल गांधी का यहां संबोधन होगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी और संविधान, इन दोनों मुद्दों से जिस तरह राहुल गांधी महाराष्ट्र में चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, वो बड़ा अहम माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।
हाँ बिल्कुल समीर जी, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय जनता पार्टी को देखा जा रहा है और आप समझ सकते हैं कि संविधान बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और दूसरा, संविधान के मुद्दे के साथ साथ समीर जी जिस तरीके से बीजेपी की अंदरूनी चीज़ें वहाँ आ रही हैं सामने महाराष्ट्र में, उसमें भी साफ तौर पर समझा सकता है कि दिक्कतें बीजेपी के लिए काफ़ी कुछ बढ़ती जा रही हैं। जी, ये हमारी साथी मानसी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ रही हैं, कुछ बड़ी खबर। जी मानसी, बताएं क्या है आपके पास, क्या जानकारी है? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जिनके अकालगढ़ गांव में बूथ नंबर 1 पर जो है वहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो लोग हैं उन्हें वोट नहीं करने दे रहे हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ऐसे लोगों का आरोप है, कहना है उनका कि वहाँ पर जो है मतदान करने से उन्हें रोका जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और इस दौरान जब योगेश बैरागी वहाँ पहुंचे, खबर मिली वहाँ पर कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो लोगों ने उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। लोगों ने कहा कि आप चले जाइए, ऐसे हमें वोट करने दीजिए। वाकई में ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के वहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो पुलिस का ऐसा कहना है कि वहाँ कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर है जब लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है, तो अपने आप में ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हरियाणा के कई सीटों पर, कुछ जगहों पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्हें मतदान करने से रोका जा रहा है, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं। जी, जुलाना की सीट है, जुलाना की सीट है जहां से विनेश फोगाट उम्मीदवार हैं, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके ऊपर ही आरोप लग रहा है कि वो बूथ कैप्चरिंग करवा रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के ऊपर बूथ कैप्चरिंग के आरोप लग रहे हैं। मानसी ने अभी अभी ये खबर दी है और ये बड़ी खबर है कि वहां पर हरियाणा में जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत हो रही है। लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है, यानी जो उनको लग रहा होगा कि ये विरोधी पार्टी को मतदान करने वाले लोग होंगे, उन्हें रोका जा रहा है। अक्सर इस तरह की खबर आती, लेकिन अभी हरियाणा में ये अभी मुझे लग रहा है कि ये अभी तक के चुनाव में जब से हम लोगों ने शुरुआत की है ब्रेकिंग न्यूज कार्यक्रम की, तब से पहली बार ये खबर आई है। जी बिल्कुल, अभी यही कह सकते हैं कि पहली बार ये खबर आई, क्योंकि आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि लगातार जुलाना में काफ़ी हद तक लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अपने आप में ये बड़ी खबर है जब कहा जा रहा है कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जो है वोट देने से रोका जा रहा है, मतदान जो है उनको मतदान करने से रोका जा रहा है, तो अपने आप में बड़ी खबर है। और हालांकि पुलिस वहाँ पहुंची है तो पुलिस का कहना है कि नहीं किया जा रहा। और इस बीच जब वहाँ का प्रत्याशी पहुँचता है, बीजेपी उम्मीदवार जब वहाँ पहुँचते हैं, तो लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाइए और हमें मतदान करने दीजिए। तो ये वाकई में अपने आप में बड़ी खबर है और लगातार वहां पर मतदान अच्छा हो रहा है। लेकिन इस बीच जो कहा जा रहा है कि मतदान को प्रभावित किया जा रहा है, ये आरोप बड़े हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर वो आरोप लग रहा है कि मतदान को प्रभावित कर रही हैं और वहां लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत आ रही है जुलाना विधानसभा सीट पर, जहां से रेसलर खिलाड़ी विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं। तो हरियाणा में ये अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी खबर है। वहां 90 सीटों के लिए मतदान जारी है। 11 बजे तक वहां 22.7% मतदान हो चुका है। और अब रुक करते हैं संविधान सम्मान सम्मेलन का, जहां राहुल गांधी बोल रहे हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। टी.एस. पाटिल जी, शाबिर अंसारी जी, सुधीर अकवाले जी, हमारे जो सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। जब मैं इस भाषण के बारे में सोच रहा था तो मुझे मालूम था कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात होगी क्योंकि लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा रोल अंबेडकर जी का था। तो अंबेडकर जी, गांधी जी का भी डिस्कशन होगा। और फिर मुझे वो अंबेडकर जी के 3 शब्द याद आए, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। और मैं सोच रहा था कि अंबेडकर जी ने जब
ये शब्द लिखे या बोले तो उसके पीछे सोच होगी। और मेरे दिमाग में सवाल उठा कि इन शब्दों का जो ऑर्डर है, सबसे पहले एजुकेट, उसके बाद में एजुकेट और उसके बाद में ऑर्गेनाइज। मतलब अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, और एजुकेट का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल और कॉलेज चले गए। एजुकेट का मतलब कि आप सिचुएशन को अच्छी तरह समझ रहे हो, जो आपके चारों तरफ हो रहा है उसको आप अच्छी तरह समझ रहे हो, जो फोर्सेस चल रही हैं, जो शक्तियां घूम रही हैं, उनको आप अच्छी तरह समझ रहे हो। मतलब यू आर ऑब्जर्विंग एक्यूरेटली कह दो उसको। उसके बाद ही एजिटेशन हो सकता है। उसके पहले अगर एजिटेशन शुरू हो गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस एजिटेशन का कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा। और फिर आपने बिना ऑर्गेनाइजेशन के एजिटेट कर दिया तो वो जो एजिटेशन है उसका जो पावर है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसमें एक लॉजिक है। और फिर मैं सोच रहा था, जिसको आजकल मैं 90% कहता हूं, उसमें आप दलित वर्ग जोड़ दीजिए, उसमें आप ओबीसी वर्ग जोड़ दीजिए, आदिवासी वर्ग जोड़ दीजिए, माइनॉरिटीज जोड़ दीजिए, और उसमें अगर आप और ऐड करना चाहते हैं उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट भी जोड़ दीजिए। पूरा ऐड करेंगे तो 95%। और मैं सोच रहा था कि जब मैं छोटा था मैंने किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट किया। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदुस्तान के बाहर किया, मगर स्कूल मेरा एजुकेशन पूरा हिंदुस्तान में था। और मैं सोच रहा था कि स्कूल एजुकेशन में मुझे अनटचेबिलिटी के बारे में, दलितों के बारे में कितनी किताबें पढ़ने को मिली, कितने चैप्टर्स थे। हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है,